Okay students, now we are going to start with the new chapter, that is sources of business finance. Sources of business finance. Okay. Now before talking about the sources of business finance, why do we need business finance? Okay, why is finance important in any business organization? First important thing is that finance is lifeline, or we can say blood of any organization. Okay, if you don't have sufficient amount of funds available, you can't carry out business activities in a smooth, efficient and effective manner. तो आपको टाइमली पैसा मिल रहा है और बिना बर्डन के आपको अगर पैसा मिल रहा है, तो बर्डन कई तरह के होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। टाइमली पैसा मिल रहा है और बिना बर्डन के आपको पैसा मिल रहा है, तो आप उस पैसे को एफिशिएंटली यूज़ करके अपने बिजनेस को एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो जो प्रॉफिटेबल वे में एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर रही है। और अगर आपको पैसा टाइमली नहीं मिलता है, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलता है, तो आपको ऐसे सोर्सेज से पैसा लेना पड़ेगा जहां आपको कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, मतलब इंटरेस्ट की पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो एक तरह से वो बर्डन बन जाएगा आपके बिज़नेस के ऊपर। तो आप बिज़नेस को एक्सपेंड तो करोगे, बट धीरे 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 वो बर्डन आपके बिज़नेस को ख़त्म कर देगा, जैसे अनिल अंबानी की कंपनी के साथ हुआ। When both of the brothers Mukesh Ambani and Anil Ambani separated, they were having the same amount of net worth, but आज अनिल अंबानी कहाँ है और मुकेश अंबानी कहाँ है, no need to explain. Okay, so everybody knows what has happened with them. तो ये जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ थी दोनों की, बिजनेस की चॉइस थी, बिजनेस स्ट्रेटजीज थी, इन्वेस्टमेंट की यूजेज थी, वो दोनों की इस तरह से सेपरेट हुई कि एक अर्श पे और दूसरा फर्श पे है। तो ये आपके जो फाइनेंस को यूज़ करने के सिस्टम को आप इनके सिस्टम से आप अपने बिजनेस को बना भी सकते हो और उसको बिगाड़ भी सकते हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो फाइनेंस एक तरह से लाइफ लाइन है किसी भी बिजनेस की, या ब्लड है किसी भी बिजनेस में, एंड इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग how the business will function, what type of burdens a business is facing, and what will be the profitability of that business over a period of time. That financial proposition of every business has to be seen in very minutely to understand how that business is functioning, what is going on inside that particular business organization. Okay, तो हमारे पास दो तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एक होती हैं कैपिटल इंटेंसिव और एक होती हैं लेबर इंटेंसिव। जो कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज होती हैं, जनरली उसमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। ओके, तो ये हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो यहाँ हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस। तो ये हमने इससे पहले हमने फाइनेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। अब नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पैसे के और उसके से इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, so no business can work without adequate amount of funds. Okay, अगर आपके पास जो फंड्स हैं वो एडुकेट नहीं हैं, तो आप अपने बिजनेस को कैरी आउट नहीं कर सकते हो प्रॉपरली। सो यू हैव टू एक्वायर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड सो दैट योर बिजनेस कैन
फंक्शन स्मूथली, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना, कई सोर्सेज होते हैं आपके पास। आइदर यू टेक लोन फ्रॉम द मार्केट और यू रेज मनी बाय सेलिंग एसेट, शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी, or by using the profits from within the organization, you are using that particular aspect. So कई तरीके से आप पैसा रेज करते हो मार्केट से। ओके, तो ये आपके पास बहुत इम्पोर्टेंट है कि from the source from where the funds are being raised, that is another important aspect. ओके, तो जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या उसको एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू असेस हाउ मच ऑफ द मनी इज़ रिक्वायर्ड एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम, so that functioning of business is not affected. That is very important aspect in any organization. Okay, so what is the requirement of the finance? First is, it is required to start a business. Okay, so whenever you want to start any business, you need certain amount of funds. So that is the first basic aspect. Second thing is, it is required to fulfill day-to-day requirements. Okay, day-to-day requirements means that i.e. it is used for payment of salaries, wages, rent, other dues, etc. Okay, thus fulfill the needs of working capital. तो वर्किंग कैपिटल के लिए भी पहले था फिक्स कैपिटल, दूसरा पार्ट है वर्किंग कैपिटल। और किस पर्पस के लिए चाहिए पैसा? टू मॉडर्नाइज, to expand and diversify, you need funds. Okay, मॉडर्नाइज करना, डाइवर्सिफाई। जैसे बाबा रामदेव ने रुचि सोया की एक कंपनी को एक्वायर किया। रुचि सोया का बहुत कमाल का केस है, सुन के हैरान हो जाओगे। रुचि सोया हमारे देश में एक एनपीए डिफ़ॉल्टर कंपनी है, जिसके ऊपर 2400 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली 2,000-2,500 के करीब उसका एनपीएस था, मतलब वो डिफ़ॉल्टर घोषित कंपनी थी। तो उसके एनपीएस को राइट ऑफ कर दिया गया, क्योंकि उस कंपनी को बाबा रामदेव ने एक्वायर करना था। और बाबा रामदेव ने उस कंपनी को एक्वायर किया 1400 करोड़ में, और वो लोन 4300 करोड़ में। और उसके लिए लोन किसने दिया? बैंक ने। मतलब एक साइड तो रुचि सोया आपकी एक डिफ़ॉल्टर कंपनी है। आई एम कमिंग ऑन टू दिस पॉइंट लेटर ऑन, लेट्स डिस्कस दैट, कि एक डिफ़ॉल्टर कंपनी है, वो डूब रही है, उससे पैसा नहीं लिया गया, और जिसने उसको एक्वायर किया उसको बैंक ने पैसा दे दिया। एंड आज उस डिफ़ॉल्टर कंपनी का शेयर होल्डिंग आज मार्केट में 10 गुना ज़्यादा है, दैट इज़ 43,000 करोड़ की वो कंपनी हो गई है, उसकी वैल्यूएशन। तो ये है आपके पास एक कंपनी। अब बाबा रामदेव को फंड चाहिए था, तो उन्होंने डाइवर्सिफाई कर रहे हैं किसमें? रिफाइंड ऑयल बिजनेस में। ओके, पहले वो क्या कर रहे थे? दवाइयाँ बना रहे थे, फिर उन्होंने च्यवनप्राश खिलाया, फिर उन्होंने किराना खिलाया। अब वो डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं किसमें? आपके रिफाइंड ऑयल बिजनेस में।
तो उन्होंने ये डिफॉल्टर कंपनी को एक्वायर कर लिया विद द हेल्प ऑफ द फंड्स विच वर गिवन बाय द बैंक्स, एंड नाउ दैट कंपनी हैज़ अ वैल्यूएशन 10 times द वैल्यू एट विच इट वाज एक्वायर्ड। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे कि फंड्स चाहिए होते हैं आपको डाइवर्सिफाई करने के लिए। तो रुचि सोया एक सबसे कमाल का केस है जिसमें फंड्स लिए गए बैंक से टू डाइवर्सिफाई, और वो कंपनी क्या है, डिफॉल्टर कंपनी, जिसने फंड्स लिए थे अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, मतलब मैं आपको दो एग्जांपल इकट्ठे बता रहा हूँ कि रुचि सोया ने अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए बैंक से लोन लिया, वो एनपीए हो गया, और बाद में उसको किसने एक्वायर कर लिया, रामदेव जी ने उसको एक्वायर कर लिया बैंक से ही पैसा लेकर, और डाइवर्सिफाई कर लिया किसमें, रिफाइंड ऑयल बिजनेस में। तो ये है आपके पास, टू एक्सपेंड टू डाइवर्सिफाई यू नीड फंड्स। ओके, मॉडर्नाइजेशन के लिए भी आपको फंड्स चाहिए, तो ये आपके पास है importance of funds. Then another is to purchase assets. To purchase assets you need funds. Okay, तो आपको लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, पेटेंट, ट्रेडमार्क कुछ भी खरीदना है उसके लिए आपको पैसा चाहिए। तो वो क्या है आपका, एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, तो ये फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कैटेगराइजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। एक तो है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। ओके जी, तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए। ओके, और लॉन्ग टर्म पैसा आता है डिबेंचर्स के थ्रू, मॉर्टगेज लोन्स फॉर मोर देन 5 years। ओके, देन लोन्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, IMF, और आप बॉन्ड्स बेचते हो, अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचती है, या शेयर्स के थ्रू आप पैसा शेयर्स बेच के आप लॉन्ग टर्म पैसा रेज कर सकते हो, क्योंकि आपको उससे फिक्स एसेट्स खरीदने हैं जिसके लिए आपका पैसा बहुत लंबे टाइम तक फिक्स्ड रहेगा, आप उसको रीपे नहीं कर पाओगे। सो दैट इज़ फॉर दैट पर्टिकुलर आस्पेक्ट यू नीड लॉन्ग टर्म मनी, एंड दैट इज कमिंग फॉर दैट इज कैटेगराइज एज फिक्स्ड कैपिटल। वो इन्वेस्टेड रहती है बिजनेस के अंदर फॉर ए लॉन्गर टाइम पीरियड। ओके, एंड देन देयर इज मनी रिक्वायर्ड फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड, दैट इज नोन एज ए वर्किंग कैपिटल। Okay, and here it is another important thing is in fixed capital also, not only you want to acquire the assets, but also fixed capital is required, huge amount of capital is required when you go for modernization, diversification at a larger scale, तब भी आपको fixed capital चाहिए। वर्किंग कैपिटल क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल या मीडियम टर्म कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। वो शॉर्ट टर्म लोन्स के थ्रू या क्या कहते हैं, आप किसी तरीके से भी आप अपनी जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हो क्रेडिटर्स के थ्रू, लोन्स के थ्रू, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, तो ये सारे वर्किंग कैपिटल का पार्ट बनते हैं। ये शॉर्ट टर्म पैसा है फॉर ए पीरियड ऑफ 1 to 3 months और फॉर कंप्लीट 1 year, लेस देन 1 year जो आपको पैसा चाहिए फॉर डीलिंग डे टू डे एक्सपेंसेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल के चार्जेस, वाटर बिल के चार्जेस, रिपेयर मेंटेनेंस के चार्जेस, वेजेस के लिए, सैलरीज के लिए, जो भी आपको पैसा चाहिए वो शॉर्ट टर्म पैसा है, और वो किस डेफिनेशन में आता है, वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन में आता है। सो दैट इज द अमाउंट ऑफ मनी required to meet day to day expenses, okay, that is coming under the definition of working capital। ओके, तो ये आपके पास पहली क्लासिफिकेशन है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंड्स ऑन द बेसिस ऑफ
on the basis of time period. ओके, तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको चाहिए तो वर्किंग कैपिटल है, लॉन्ग टर्म के मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसा चाहिए तो वो किसके लिए है, फिक्स कैपिटल है, जिसमें आप एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन या परचेज ऑफ न्यू एसेट्स एंड बिजनेस एस्पेक्ट्स आर देयर, that is coming under the fixed capital, because it is known as fixed capital because it is invested into the business for a longer time period and it is not easy to liquefy this money within a short span of time, whereas here the money is invested for to meet day-to-day expenses of wages, salaries, repair, maintenance, electricity charges, rent payment, etc., etc., and this is liquefiable within a short span of time of 1 to 3 months or less than 1 year. So that is why it is considered as working capital and it is considered as fixed capital. Okay, फिर आ जाते हैं ऑनरशिप के बेसिस पे. Okay, so next is your classification on the basis of ownership. ओके जी, तो पहला हमारे पास टाइम के बेसिस पे था और दूसरा हमारे पास क्या है, ऑनरशिप. तो टाइम के बेसिस में हम फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल कहते हैं या हम उन्हें कहते हैं टाइम के बेसिस पे. ओके, पीरियड के बेसिस पे हमारे पास इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म. ओके, तो शॉर्ट टर्म वाले तो वर्किंग कैपिटल होते हैं. ओके, एंड दीज टू आर यूज्ड फॉर फिक्स्ड कैपिटल्स. ओके, तो वर्किंग कैपिटल्स फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, अप टू 1 ईयर जो पैसा आप एक्वायर करते हो टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो शॉर्ट टर्म में आती हैं, वो वर्किंग कैपिटल कंसीडर की जाती हैं. लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फिक्स कैपिटल इसलिए कंसीडर की जाती हैं, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा नया स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हो, नए एसेट्स परचेज कर रहे हो जिसकी लिक्विफाई विच इज़ हैविंग फॉर विच द फंड्स आर रिक्वायर्ड टू बी रीपेड ओनली आफ्टर 5 years और मोर, देन दे आर कमिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म. जो पैसा आपका 5 साल 5 years और मोर, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए है. और ये क्या है, 3 to 5 years के लिए जो फंड्स आप एक्वायर करते हो फॉर यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस, उन्हें कहते हैं मीडियम टर्म. तो ये मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के जो बिजनेस फंड्स हैं, ओके, ये यूज़ होते हैं किसके लिए, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए. और शॉर्ट टर्म, दिस इज the funds required for 1 year or less than 1 year. Okay, to meet day to day expenses, इसलिए इसको वर्किंग कैपिटल फंड भी कहा जाता है. तो ये तो पीरियड के बेसिस पे. फिर आ गए ऑनरशिप के बेसिस पे. ऑनरशिप के बेसिस पे दो तरह के फंड्स हैं, एक है ऑनर्स फंड, ओके, और दूसरा है हमारे पास बोरोड फंड. ओके, ऑनर्स फंड, दिस इज रेज टू इशू ऑफ शेयर्स. ओके, इट इज रेज टू इशू ऑफ डिबेंचर्स or from long term loans. Okay, तो ऑनर्स फंड
वो है ये परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है। ओके, दिस इज ए परमानेंट सोर्स ऑफ फंड। ठीक है जी। ऑनर्स फंड क्या है? परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इनटू हिज ओन बिजनेस। ओके, हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ा होगा कैपिटल इन मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर। तो हम जनरल एंट्री करते हैं कैश टू कैपिटल। तो वो कैपिटल जो आप इन्वेस्ट करते हो उसे हम क्या कहते हैं? ऑनर्स फंड कहते हैं। और ये परमानेंटली आपके बिजनेस में इन्वेस्टेड है। जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक ये पैसा इन्वेस्टेड रहेगा आपके बिजनेस में। ओके, और ये पैसा कहाँ से आ सकता है? दूसरा, एक तो ये है, दूसरा है रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके, रिटेन्ड अर्निंग्स और प्रॉफिट्स। ओके, तो इसमें एक बहुत कमाल का एग्जांपल देता हूँ कि अमेज़न ने आज तक एक भी पैसा टैक्स का नहीं दिया यूएस गवर्नमेंट को। क्यों? अमेज़न क्या करता है कि अपना जितना प्रॉफिट कमाता है उसे सारे प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर देता है अपने बिजनेस में। और वो जब सारा प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर देता है तो वो परमानेंट कैपिटल हो गई आपकी। मतलब आपने कुछ कमाया ही नहीं, जब कमाया नहीं तो टैक्स कैसे दोगे? तो रिटेन्ड अर्निंग्स जो है, जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है किसी बिजनेस से, उस पर टैक्स दिया जाता है। और अगर आप वो सारा का सारा प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर दो तो आपके एक टैक्स लायबिलिटी से आपको रिलीफ मिलता है। तो अमेज़न हैज़ बीन टेकिंग दैट रिलीफ फ्रॉम ईयर्स। तो वो जितना पैसा कमाता है वो पूरा का पूरा री इन्वेस्ट कर देता है बिजनेस में। दूसरा उसने काम और अच्छा क्या किया हुआ है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस नहीं देता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स की होल्डिंग देता है। और उन शेयर्स को क्या ट्रीट करता है? एक तरह से एक्सपेंस ट्रीट करता है अपने बिजनेस में। तो वो भी एक उसको एक्सपेंस होके उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो और कम हो जाती है। तो वो ऑपरेशनल लॉसेस दिखाता है रेदर देन ऑपरेशनल प्रॉफिट्स दिखा के। तो आप दूसरा वो ऑनर्स फंड कहाँ से आते हो? रिटेन्ड अर्निंग्स। आपने जो प्रॉफिट कमाया वो सारा का सारा आपने री इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, या उसमें से कुछ पार्ट आपने री इन्वेस्ट कर दिया, तो वो भी आपका अपना पैसा है। वो प्रॉफिट किसका है? आपका अपना है, प्रोप्राइटर का है। और प्रोप्राइटर ने वो पैसा अगर बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया तो वो ऑनर्स कैपिटल कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो ये आपके पास है। अब इसका फायदा क्या है? दैट यू डोंट व्हाई द बेनिफिट इज दिस मनी इज नॉट टू बी money is not refunded during lifetime। ओके, एक तो ये एस्पेक्ट है, इसका फीचर है। दूसरा क्या है? इट डज नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी। ओके जी, तो ये कोई बर्डन नहीं क्रिएट करती, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना, डिविडेंड देना है। ओके, मगर जो प्रोप्राइटर का अपना पैसा उसने वापस इन्वेस्ट कर दिया तो उसको डिविडेंड खुद को ही देगा। ओके, तो डिविडेंड खुद को देगा और उसे री इन्वेस्ट कर देगा। तो उसको मतलब किसी और को, थर्ड पार्टी को पैसा नहीं देना है, खुद को ही प्रॉफिट में से हिस्सा देना है, या शेयर होल्डर्स को देना है जो उसके शेयर्स के जिनके कंट्रोलर्स हैं। So that is, it can be possible that instead of giving dividend, he is giving them shareholding in the form of rather than giving them cash, he is giving them shareholding। वो डिविडेंड जो शेयर होल्डिंग की फॉर्म में देगा उसे एक्सपेंस ट्रीट कर लेगा। तो इस तरीके से जो ऑनर्स फंड है, जो प्रॉफिट री इन्वेस्ट हो रहा है या जो प्रोप्राइटर ने पैसा लगाया, वो परमानेंटली आपके बिजनेस में इन्वेस्टेड है, पहली बात। और सेकेंडली वो आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं क्रिएट करती, आपको किसी को वो पैसा लौटाना नहीं है, ना उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट देना है। तीसरा इसका बेनिफिट क्या है? यू हैव फ्रीडम टू यूज this money as per
योर रिक्वायरमेंट, योर रिक्वायरमेंट। तो आप इस पैसे को अपने हिसाब से जैसे भी चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो, कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता है। ये ऑनर्स फंड का फायदा है। अब आ जाओ बोरोड फंड में। ओके, बोरोड फंड है जो आप डिबेंचर से, लॉन्ग टर्म लोन से, पब्लिक डिपॉजिट से, ओके, या क्रेडिटर से जो पैसा आप रेज करते हो, मतलब वो पैसा जो थर्ड पार्टी से, मतलब इसको क्या कहते हैं, ऑल दैट मनी, ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके। ओके, ऑल दैट मनी रेज्ड फ्रॉम थर्ड पार्टीज, ओके, comma, on which a company has to pay interest liability, okay, and which has to be repaid after certain time, certain tenure, okay, that is known as borrowed fund. Fine. एक तो वो पैसा जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना और जो थर्ड पार्टीज को बिलोंग करता है और आपको वो पैसा उसको लौटाना है, वो बोरोड फंड है। अब ये बोरोड फंड आपके लिए क्या है? This is a burden on company. This fund is burden on company. ये है। तीसरा क्या है? It imposes restrictions. Restrictions. Okay? आप इस पैसे को उसी पर्पस के लिए यूज करोगे जिसके लिए आपने इस पैसे को मार्केट से उठाया है, और किसी पर्पस के लिए आप यूज नहीं कर सकते हो, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है इस केस में। तीसरा क्या है इसके बाद? इट इन दिस केस फर्स्टली इंटरेस्ट हैज टू बी पेड, मतलब पहले आप इंटरेस्ट पे करोगे तब आप डिविडेंड पे करोगे। ओके, तो ये इसमें बोरोड फंड में एक क्लॉज है। और सेकेंडली, जब आपको पैसा वापस लौटाना है वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी पे, तो पहले बोरोड फंड को पैसा वापस लौटाओगे, अगर कुछ बच जाता है तो आप किसको लौटाओगे? ऑनर्स फंड वाले को पैसा लौटाओगे। तो ये है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं, अगली है ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। ओके, next is on the basis of generation of funds। ओके, तो जनरेशन ऑफ फंड्स हैं, दो तरह के सोर्सेज हैं। एक है इंटरनल सोर्स और दूसरा है आपके पास एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है जी। तो अब इंटरनल सोर्स कौन सा है आपके पास? रिटेन्ड अर्निंग्स एक सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। दिस टाइप ऑफ फंड
is generated from within the organization. Okay, for example, retained earnings. ओके, तो ये पैसा विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होता है. ओके, तो ये है आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स. ओके, और इस ये पैसा उस वक्त रिक्वायर्ड होता है जब आपको लिमिटेड फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करना है, तो आप क्या करते हो, रिटेन्ड अर्निंग्स. ओके, रिटेन्ड अर्निंग्स और बाय सेल ऑफ इन्वेंट्री. Okay, this fund is raised to meet limited requirements. ठीक है जी, लिमिटेड रिक्वायरमेंट है बिजनेस के, उनको फुलफिल करने के लिए इंटरनल सोर्स से पैसा रेज किया जाता है. अब आपके पास है एक्सटर्नल सोर्स. ओके, एक्सटर्नल सोर्स इज द मनी रेज्ड आउटसाइड द बिजनेस. ओके, फॉर एग्जांपल इश्यू ऑफ शेयर्स, debentures, public deposits, commercial paper, okay, certificate of deposit, तो ये एक्सेट्रा. So these are some of the sources from where we can raise money from outside the business. Okay, तो यहाँ हम क्या है कि पैसा जो है बाहर से रेज कर रहे हैं, बाहर के सोर्सेज से. वो चाहे इशू ऑफ शेयर्स हो सकता है, वो चाहे डिवेंचर्स को इशू करके कर सकते हैं, वो चाहे हम क्या कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू रेज कर सकते हैं, कमर्शियल पेपर्स के थ्रू रेज कर सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के थ्रू कर सकते हैं, ट्रेड बिल्स के थ्रू कर सकते हैं. मतलब ये पैसा जब भी हमें लार्ज क्वांटिटी में पैसा चाहिए तो हम एक्सटर्नल सोर्स से पैसा रेज करते हैं. तो ये हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन ऑफ फंड्स. तो क्लासिफिकेशन आपने 3 तरीके से की. एक तो पीरियड के बेसिस में, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म जनरली फिक्स्ड फंड्स को फिक्स्ड कैपिटल के लिए यूज़ किए जाते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स को बाय आउट करने के लिए या एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं. शॉर्ट टर्म फंड्स हमेशा वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ किए जाते हैं. फिर आपने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, जिसमें एक ऑनर्स फंड है, एक बोरोड फंड है. ऑनर्स फंड है जो पैसा प्रोप्राइटर को बिलोंग करता है और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बिजनेस में इन्वेस्टेड रहेगा. ओके, और उसे रिफंड नहीं करना पड़ेगा जब तक बिजनेस वाइंड अप नहीं होता है. और अगर क्या कहते हैं उसमें कोई प्रॉफिट है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, उसको भी आप री इन्वेस्ट कर सकते हो पूरे बिजनेस में, क्योंकि प्रॉफिट इट्स नॉट कंपल्सरी टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. ओके, तो वहाँ मैंने आपको एग्जांपल दिया था अमेज़न का कि वो सारा का सारा प्रॉफिट अपना बिजनेस में री इन्वेस्ट करता है और जो भी डिविडेंड उसको देना होता है अपने शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक्स देता है. और वो स्टॉक्स को क्या ट्रीट करता है, एक्सपेंस ट्रीट करके वो ऑपरेशनल लॉसेस दिखाता है अपने बिजनेस के. ओके, और क्या कहते हैं जो है आपके पास बोरोड फंड, वो आप थर्ड पार्टी से रेज करते हो. जबकि ऑनर्स फंड में एक बेनिफिट ये होता है कि जो पैसा आपका है वो आपका अपना पैसा, उसको आप कैसे भी यूज़ करो, आपको उसे वापस नहीं देना है, उस पर ना तो इंटरेस्ट की कोई लायबिलिटी है.
ओके। जबकि बोरोड फंड में आपका पैसा थर्ड पार्टी से रेज किया है, उसको आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसको पैसा वापस देना पड़ेगा, और उसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं यूजेज ऑफ फंड्स की, कि कैसे यूज़ किया जाएगा, कहाँ यूज़ किया जाएगा। और जब वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी है तो सबसे पहले उसको फंड्स वापस किए जाएंगे, देन ओनली जो प्रोपराइटर्स हैं जिन्होंने ऑनर्स कैपिटल इन्वेस्ट की है उसको वापस किया जाएगा पैसा। एंड देन लास्ट इज़ द जनरेशन ऑफ फंड्स के एक इंटरनल सोर्स है फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन तो आप या तो प्रॉफिट को रिटेन कर सकते हो या आप अपनी इन्वेंट्री को सेल ऑफ करके पैसा रेज कर सकते हो। एक्सटर्नल सोर्स है, आप शेयर्स इशू कर सकते हो, ओके, डिबेंचर इशू कर सकते हो, पब्लिक डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स या ट्रेड बिल्स। तो इस तरह से वेरियस डॉक्यूमेंट, वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल विच कैन बी यूज्ड फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम द मार्केट। सो दैट इज़ दी अनदर इम्पॉर्टेंट वे। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेरियस सोर्सेज। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद ऑनर्स फंड को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ओके, थैंक्स।